নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ভারত রিঅ্যাকশন। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অমিত। বন্ধুরা, আজকে একটা খুবই মর্মান্তিক একটা ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি, যে ভিডিওর ওপর আমি আজকে রিঅ্যাকশান দেব এবং ভিডিও শেষে আরও বিভিন্ন রকম কথা আমাদের মধ্যে হবে। যেহেতু আমি কলকাতার একটা ছেলে, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা ছেলে, সুতরাং এই বিষয়টার সঙ্গে বেশি জড়িত আমরা। তা আজকে ভিডিওটা আগে আপনারা দেখে নিন। ভিডিওটি হচ্ছে যে আরজিকর কলেজে যে এক জুনিয়র ডাক্তারকে যেভাবে নৃশংসভাবে রেপ করে হত্যা করা হলো সেই বিষয় নিয়ে আরজে রৌনক একটা সুন্দর ভিডিও করেছে। আপনারা দেখুন ভিডিওটি, তারপর আমরা আরও কথা বলবো। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर यह खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। मगर सवाल ये है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी, तभी एक वॉलंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ तो रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया? अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल वालों को यह तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वो छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है, और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है।
आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था। ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था, अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले ये देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ है इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सदती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है, तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है। नहीं बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है, देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देना। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में, बताइए। यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते। या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए लगाता है, वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है। वहां औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती है। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर्स जो उनको टॉर्चर करते हैं वो भी जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला और न ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 8% यानी 36 लाख से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए हैं। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं होते या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा।
मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्क प्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब है? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, वो वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है। ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। आपको लग रहा होगा कि नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी माँ और आपकी बहन ही दे सकती है इसका जवाब। 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले तो कहीं उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद न कर दे, उनके जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब न कर दे। इन सारे यूट्यूबर्स के लिए अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज उठाने की। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों की सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुआ यह अफसोसजनक हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने। वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर और अवेयरनेस आए। ऑफिसों में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। कोलकाता का यह मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामलों में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में कई बातें आपको सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, घर की हर एक महिला तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस मामले पर हो रही सियासत पर अगर आपकी कोई राय है कमेंट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। তো বন্ধুরা, ভিডিও শেষ হলো। অনেক কথার অনেক ভাই বললো, যেটা আমার মনে হয় যেগুলো পারফেক্ট। বর্তমান কলকাতায় যে সিচুয়েশান, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কোনো বাক স্বাধীনতা নেই। আমরা একটা কথা বললে সেটা কিন্তু আটকে দেওয়া হবে। আমি আজকে ক্যামেরার সামনে যে ভিডিওটি করছি, সেই ভিডিওটি ইন কেস যদি কোনো সময় সরকারের হাতে লাগে তাহলে কিন্তু এই ভিডিওকে দাবানো হবে। আজকে নির্ভয়া কেসের কথা বলা হয়েছে, আমি অত পুরনো কথা বলবো না। রিসেন্ট যে আরজিকর কলেজে যে মেয়েটির যে ঘটনাটা ঘটলো, এটা কিন্তু একদম সিম্পল ঘটনা নয়। মেয়েটি কিন্তু একটা জুনিয়র ডাক্তার, আর জুনিয়র ডাক্তার মানে কি? ডাক্তার মানে আমরা কি জানি, সে সিনিয়র হোক আর জুনিয়র হোক, সে তো একদিন সিনিয়র ডাক্তার হবে। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু তাদেরকে সম্মান করে। আর আজকে যে পরিস্থিতিটা আমরা দেখছি কলকাতার বুকে আরজিকর কলেজে, এখানে শুধুমাত্র যে বাঙালি ডাক্তাররা রয়েছে তা তো নয়, সমস্ত ডাক্তার রয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তারা কলেজে শিখতে আসে। একটা সাধারণ জিনিস, একটা ডাক্তারের জন্য একটা সেমিনার হলে শুয়ে থাকছে, ঠিক আছে, রাত্রে সে নিজেকে ফ্রেশ করার জন্য সেমিনার হলে গিয়েছে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরও যে যারা রয়েছে, আমি শুধুমাত্র ওই এক সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে বলবো না, এখানে বড় ঘটনা। এই জায়গাটাকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। এই যে প্রিন্সিপাল হচ্ছে এর মূলে। আমার তো মনে বলছে পুরো সরকার এই ব্যাপারটা জানে এবং প্রিন্সিপাল এর মূলে। প্রিন্সিপালকে এক কলেজ থেকে সরিয়ে অন্য কলেজে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়, সেখানেও কিন্তু সে প্রিন্সিপাল হলো। আর এই প্রিন্সিপালের নামে যে সমস্ত কথাগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু একদম ফেলে দেওয়ার নয়। এগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো সত্যতা তো অবশ্যই আছে। আজকে কলকাতায়
ওয়েস্ট বেঙ্গলে যত বড় বড় আধিকারিক আছে প্রত্যেকে কারাপ্ট। একটা সিঙ্গেল পার্সন নেই যে কারাপশানের বাইরে আছে। তারা প্রত্যেকে এই ধরনের কেসগুলোকে দামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যখন সিবিআই তদন্তের জন্য হাইকোর্ট বলেছিল না, সেই সময় কি হয়েছিল? তারা বলেছিল কি, সাধারণ কলকাতার পুলিশ তোদের ওপর ভরসা কী করে থাকবে? পুলিশের ওপর, কলকাতা পুলিশ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, এদের ওপর কোনো ভরসা নেই। কারণ কি, এরা যেদিকে টাকা সেই দিকে, যেদিকে পাওয়ার সেই দিকে, এরা অন্য কোনো দিকে নয়। দেখছে কলেজের যে বড় বড় মাথা কিছু এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে, তাই এরা কিন্তু স্টপ হয়ে গেল। এরা প্রথমে কি বয়ান দিল যে এটা একটা সুইসাইড। একটা মানুষ কিভাবে সুইসাইড করে আর কিভাবে তাকে হত্যা করা হয়, সেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য সেটা চোখ বন্ধ করে যে কোনো মানুষ বলে দেবে, একজন একটা অন্ধও বলে দেবে। তাই কোনটা সুইসাইড আর কোনটা হত্যা সেটা আমাদেরকে না বুঝিয়ে নিজের যদি বাড়িতে মা বোন থাকে তাদেরকে একটু বোঝাও। মানুষ এতটা জঘন্য কি করে হতে পারে? নিজেদের মধ্যে একটা আধিকারিক, সে তাকে এক জায়গায় বসানো হয়েছে, সে কিন্তু এক জায়গায় বসেছে, তার মাথায় কিন্তু অনেক বড় দায়িত্ব। প্রত্যেক 5 বছর অন্তর কিন্তু একটা মন্ত্রী চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এই যে আধিকারিকগুলো যারা চেয়ারে বসে আছে তারা কিন্তু চেঞ্জ হয় না। তাই তাদের উচিত তারা পাওয়ারফুল থাকবে, তারা সত্যি কথা বলবে। কিন্তু কি হচ্ছে, তারা টাকার পিছনে ঘুরছে, পাওয়ারের পিছনে ঘুরছে। এই ঘটনার মধ্যেই আর একটা ঘটনা শোনা গিয়েছে, সেটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে 4 নাবালক এক কিশোরীকে রেপ করেছে। কিশোরীর বাড়ি থেকে এই ধরনের একটা অভিযোগ এসেছে, পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে, পোস্টমর্টম করতে দেওয়া হয়েছে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসলে তারপরে বাকি কিছু সমস্ত ক্লিয়ার হবে। আজকে কলকাতার কথা বলি। কলকাতায় আমাদের মতো ছেলেরা যেতে ভয় পায় রাত্রিবেলায়, অন্ততপক্ষে রাত্রিবেলায় রাস্তায় ঘুরতে আমরা ভয় পাই। কারণ কোথা থেকে কে এসে ধরে হয়তো ছিনতাই করবে, টাকা নিয়ে নেবে, মোবাইল নিয়ে নেবে। এরকম কেস বহুত ঘটে কলকাতায়, যেগুলো সামনে আসে না, মিডিয়াও সেরকমভাবে নজর দেয় না। কারণ চাটা মিডিয়া, বুঝতেই পারছেন, সব পাছায় পিছড়া সব সময় চাটতেই থাকে। তাদের এসবগুলো নজর দিয়ে লাভ নেই। তারা হয় এ পার্টির চাটবে, না হলে ও পার্টির চাটবে, যে কোনো এক পার্টি চাটবে। সাধারণ মানুষের কোনো মিডিয়া নেই, সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবে না, কেউ চিন্তাও করে না সাধারণ মানুষের কথা। কলকাতার বুকে একটা প্রাইভেটে কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করতে গেলে কয়েক কোটি টাকা লাগে। সে জায়গায় সরকারি কলেজ থেকে যে চান্স পেয়েছে, যে সরকারি কলেজ থেকে প্রায় ডাক্তারি পাশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে পাশ করেছে, তাদেরকে যদি এইভাবে মরতে হয় তাহলে তো সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আর এই সম্বন্ধে যদি কোনো কথা কেউ বলতে চায়, তাহলে সে হচ্ছে বিজেপির দালাল, না হলে পারে সিপিএমের দালাল। কোনো দিক দিয়েই এই কথাটা তাদের কাছে মানে মনে বলবে না যে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা বলছে তারা। আমাদের সুপ্রিমো কি বলছেন তিনি বলছেন যে আমি তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো। একটা মানুষের জীবনে কত লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন আপনি? ম্যাক্সিমাম যাই দেন না কেন সেটাই কিন্তু কম পড়বে। একটা সিএমের মুখ থেকে এই ধরনের কথা কিন্তু বেরোয় না, আর এটা উচিত না আপনার মতো মানুষের একটা ওই পদে বসে এই ধরনের কথা বলা। উনি আরও বলছেন যে আপনারা ধৈর্য ধরবেন, আপনারা টাইম তো দেবেন। টাইম কিসের টাইম চাই? আপনার পুলিশ তো বলেই দিয়েছিল এটা একটা সুইসাইড। আপনাকে টাইম দিলে পরে তো আপনি দামাচাপা দিয়েই ফেলতেন এই জিনিসটাকে। যেটা সত্যি ঘটনা সেটাকে তুলে ধরুন, আর যারা অন্যায় করেছে তাদেরকে সাজা দিন। জানি না সিবিআই তদন্ত কতটা নিউট্রালভাবে হবে, কিন্তু সিবিআই তদন্ত হয়েছে, তার জন্য আমরা খুশি। আমরা চাই যারা দোষী তারা সাজা পাক, তাদের ফাঁসি হোক, সবচাইতে বড় যে সাজা সেটা হোক। আমার দর্শকদেরকে বলবো, আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। দেখুন, আজকে সাবস্ক্রাইবার করতে বলবো না, সাবস্ক্রাইব করতে আপনাদের বলবো না, আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করুন। এই ধরনের ভিডিও যদি আপনারা শেয়ার না করেন, তাহলে জানবো যে আপনাদের মানে কোনো মা বোনেদের প্রতি কোনো মায়া দয়া নেই। ভিডিওটি শেয়ার করুন, আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আপনারা কি চান এই ঘটনার প্রতি, কেমন ধরনের প্রতিবাদ চান, কেমন ধরনের শাস্তি চান যারা এই কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেকের শাস্তি আমরা চাই। শুধুমাত্র একটা সিভিক ভলেন্টিয়ার ধরিয়ে তাকে কাঠগড়ায় খাড়া করলে পারে কিন্তু আমরা মেনে নেব না এই জিনিসটা। আরও অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। রাঘব গোয়েল যারা
তারা কিন্তু পিছনে এখনও বসে আছে, তারা শুধু তামাশাটা দেখছে যে কিভাবে খেলাবো আমি এদেরকে। কয়েকজনকে কাঠগড়ায় খাড়া করে কয়েকজনকে বাকরা বলির বাকরা বানিয়ে দিলেও হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম, এরপরে আপনাদের কথা শুনবো। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই সমাপ্ত করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।